हेलो बच्चों, वेलकम टू आई स्मार्ट क्लासेस। तो आज से हमारी एक न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट होने जा रही है जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। ये एक्सरसाइज भी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, यानी कि अभी भी आपको साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा पढ़ना पड़ेगा, पर घबराने की बात नहीं है। इसी एक्सरसाइज में पढ़ना है आपको। इसके बाद में एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी और ट्रिग्नोमेट्री भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में न्यू टाइप की एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, इस चैप्टर के हम क्वेश्चन करें इससे पहले इसकी थ्योरी जान लेते हैं, कुछ टर्म्स के बारे में जान लेते हैं जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि फर्स्ट टर्म है लाइन ऑफ साइट। देखो, लाइन ऑफ साइट किसको बोलते हैं हम? लाइन ऑफ साइट उसको बोला जाता है कि जब कभी भी ऑब्जर्वर किसको बोलेंगे? जो ऑब्जर्व करेगा, किसी चीज़ को देख रहा होगा वो। तो एक होगा ऑब्जर्वर, एक होगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सपोज करते हैं मैंने यहाँ पे लिया ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या होगा? ऑब्जेक्ट उसको बोलेंगे जिसको ऑब्जर्वर देख रहा है। जैसे अगर मैं हूँ, अगर मैं इस पेन को अगर देखता हूँ तो जो देखने वाला है इट मीन्स मैं क्या हुआ? ऑब्जर्वर हुआ। और ये जो ऑब्जेक्ट यानी पेन जिसको मैं देख रहा हूँ, ये क्या होगा? ऑब्जेक्ट। तो जिस भी थिंग को आप देखते हो, उस जो मतलब जिस भी थिंग को ऑब्जर्वर देखेगा वो होगी ऑब्जेक्ट, और जो देखने वाला होगा वो होगा ऑब्जर्वर। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, पेन हो सकता है, स्टोन हो सकती है, कार हो सकती है, कोई भी थिंग हो सकती है यहाँ पे। और ऑब्जर्वर वाला, देखने वाला भी कोई भी हो सकता है। तो अगर ऑब्जर्वर भी देखेगा तो किससे देखेगा? आइज से ही देखेगा ना। ये अगर मैं यहाँ पर आइज बना देता हूँ, जैसे कि ये बना दी, ठीक है, हालांकि इतनी अच्छी नहीं बन रही है, फिर भी सपोज करते हैं ये आइज है। तो इस आइज से लेकर इस ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली जो लाइन होगी, इस आइज से ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली जो लाइन होगी बच्चों, इसी को बोला जाएगा लाइन ऑफ साइट। क्या बोला जाएगा? लाइन ऑफ साइट। अब जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर ही रहेगा, कभी कभी ऑब्जेक्ट नीचे भी आता है और ऑब्जेक्ट देखने वाला भी ऊपर होता है। कैसे? जैसे ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो सकता है? हो सकता है कि यहाँ पे कोई टावर हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई टावर बना दिया, ठीक है। अब इस टावर के ऊपर अगर कोई लाइट है तो वो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। और अगर नीचे से कोई पर्सन देख रहा है, इसको देखने वाला होगा, तो वो कौन हो जाएगा? ऑब्जर्वर। तो ये तो नीचे से देख रहा है, ठीक है। अब जरूरी थोड़ी ना कि ऑब्जर्वर हमेशा नीचे रहे, कभी कभी ऑब्जर्वर भी टावर के ऊपर जा सकता है, या फिर किसी ट्री के ऊपर जा सकता है, या किसी बिल्डिंग के ऊपर जा सकता है। तो अगर कोई पर्सन बिल्डिंग के ऊपर जाता है, जैसे कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ इधर, अगर ये कोई भी बिल्डिंग है, कोई बिल्डिंग, टावर वगैरह ले लो, अगर यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है, अगर यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है और नीचे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यानी कि कोई भी कार समझ लो, जैसे ये कार है, ठीक है, ये कार। तो अगर ये ऑब्जर्वर इस कार को देखता है तो ये देखने वाला कौन होगा? ये ऑब्जर्वर होगा, ये ऑब्जर्वर। और यहाँ पे क्या होगा? ये कौन होगी? ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट। तो अब मैं अगर इस ऑब्जर्वर की आइज को इस ऑब्जेक्ट को अगर मिला दूँ, तो जिस लाइन से हम मिलाते हैं, जैसे कि मैंने ये लाइन बनाई, तो ये जो लाइन आपने ड्रॉ करी है ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच की, इसी लाइन को क्या बोला जाता है बच्चों? लाइन ऑफ साइट। क्या बोला जाएगा? लाइन ऑफ साइट। तो ये जो फर्स्ट टर्म है जो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, लाइन ऑफ साइट। अब इसके बाद में दूसरी टर्म आती है बच्चों, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या आता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। समझे? एंगल ऑफ एलिवेशन किसको बोलते हैं हम? तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन से मीनिंग क्या है? अब ये कहीं ना कहीं एंगल की बात कर रहा है। अब एलिवेशन का ऐसा मतलब होता है कि चढ़ाव, मतलब कि ऊपर चढ़ना, ऊंचाई, इससे मतलब समझ सकते हैं आप। अब चढ़ेगा तो नीचे से ऊपर ही जाएगा ना। तो अब इसको समझे हम इसको। तो देखो, अगर कोई भी ऑब्जर्वर वो क्या देखता है? अगर ऊपर की ओर देखता है, कहाँ देखता है? ऊपर की ओर। अगर ये ऑब्जर्वर अपने हेड को ऊपर की ओर करके अगर देखता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट ऊपर ही होगा। जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने, ठीक है। अगर ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट और ये हो गया ऑब्जर्वर। अगर कोई भी ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को देखता है, ऊपर की ओर देखता है, तो उसको मिलाने वाली लाइन तो ये क्या हो जाएगी? लाइन ऑफ साइट। और इस लाइन के, और इसके अलावा अगर अपन यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन बनाए, बच्चों देखो 2 टाइप की लाइन होती है, ऐसे 3 होती है। एक तो होती है हॉरिजॉन्टल किसको बोलते हैं हम? ये वाली, जैसे यहाँ पे ये वाली जो सीधी जो स्ट्रेट लाइन होती है ना, ऐसे आड़ी,
इसको बोला जाता है हॉरिजेंटल लाइन। क्या बोला जाएगा बच्चों? हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन, मार्कर नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, दूसरा देख लेते हैं। हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है। और ये वाली जो लाइन होगी ये कौन सी होगी? लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट। तो हॉरिजेंटल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो बनने वाला जो एंगल होता है ना बच्चों, ये वाला, जिसको आप चाहे थीटा बोल लो, तो बीच में जो बनने वाला एंगल होगा ना, इसी को बोला जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोला जाएगा बच्चों? एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनेगा? जब ऑब्जर्वर अपने हेड को ऊपर करके किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा होगा, तो उस समय जो बनने वाली लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा उसको बोला जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। आया समझ में आपको? अब इसी से रिलेटेड एक और टर्म होती है, थर्ड टर्म, जिसको बोला जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोला जाएगा बच्चों? एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होती है जाने? देखो, अब अगर ऑब्जर्वर नीचे ना होके अगर ऊपर की ओर हो, यहाँ पे ऊपर, ठीक है, अगर ऐसा हवा में तो रहेगा नहीं, मान यहाँ हो सकता है यहाँ पे टावर पे बैठा हो, किसी बिल्डिंग में बैठा हो, ठीक है, हवा में समझना आप। तो अब अगर कोई ऑब्जर्वर, चलो मैं बना ही देता हूँ यार, आप कहीं बुरा ना मान दो, ठीक है। तो ये कोई बिल्डिंग है, अब इस बिल्डिंग पे कोई ऑब्जर्वर है। अब ये ऑब्जर्वर क्या देखता है? ऑब्जेक्ट को देखता है नीचे की ओर। यहाँ पे मैं कोई ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, ये इधर, ठीक है, यहाँ पे कोई स्टोन है, ये स्टोन। तो अब अगर ये ऑब्जर्वर नीचे की ओर देखता है, नीचे की ओर देखेगा, ऑब्जेक्ट को देखना तो नीचे की ओर देखेगा, तो ये कौन सी लाइन होगी? लाइन ऑफ साइट। और इसके लिए हॉरिजेंटल लाइन क्या होगी? इस पर्सन के लिए ये हॉरिजेंटल लाइन ही होगी, ऊपर की ओर ये वाली, ठीक है, ये भी हॉरिजेंटल, यानी ऐसी जो आडी लाइन जो होती है उसको हॉरिजेंटल लाइन बोला जाता है। तो ये कौन सी लाइन होगी? हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है। कौन सी होगी? हॉरिजेंटल लाइन। तो ये हॉरिजेंटल लाइन, और ये क्या होगी? लाइन ऑफ साइट। और ये इसके बीच में जो एंगल बनेगा, किस किस के बीच में? हॉरिजेंटल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनेगा, इसको क्या बोला जाएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यह हमारा हुआ एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसी को बोलेंगे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो डिफरेंस क्या हुआ बच्चों? यानी कि चाहे बात करें एंगल ऑफ एलिवेशन, चाहे बात करें एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये जो दोनों एंगल है ये किसके बीच में बन रहे हैं? लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल लाइन के बीच में। लाइन ऑफ साइट, हॉरिजेंटल लाइन, दोनों एंगल किन के बीच में बन रहे हैं? लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल लाइन के। बट डिफरेंस क्या है? अगर बात करें एंगल ऑफ डिप्रेशन में, तो इस केस में ऑब्जर्वर ऊपर की ओर होता है और अपने हेड को नीचे करके देख रहा होता है ऑब्जेक्ट को। और एंगल ऑफ एलिवेशन में क्या होगा? जो पर्सन होगा ऑब्जर्वर, वो ऊपर की ओर देख रहा होगा ऑब्जेक्ट को, और उस समय जो एंगल बन रहा होगा उसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ एलिवेशन। अब बच्चों इसके बाद में एक टर्म और आती है जिसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उनको बोला जाता है कि किन्हीं भी टू एंगल का सम अगर क्या हो 90 डिग्री। क्या हो बच्चों? 90 डिग्री। अगर कोई भी टू एंगल का अगर सम हो, टू एंगल सम अगर क्या हो 90 डिग्री, तो उनको क्या बोला जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोला जाएगा। यानी कि अगर कोई मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है, ये ट्राइंगल बनाया, ये जो अगर है अपना राइट एंगल ट्राइंगल, इट मीन्स उसमें वन एंगल कितना होगा? राइट एंगल होगा। और राइट एंगल का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री हुए तो ये दोनों बचे हुए एंगल कितने होंगे? इन दोनों का सम कितना होगा? 90 होगा ना, क्योंकि टोटल ट्राइंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। 180 होता है ना, 180। तो 180 में से 90 तो हमारा चला गया, तो बचा क्या? 90। यानी ये दोनों एंगल का जो सम होगा वो क्या होगा? 90 होगा। तो इस केस में अगर कोई भी टू एंगल का सम कितना हो? 90 हो, तो उन टू एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोला जाएगा। तो आया है आपको समझ में? आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद में बच्चों इसके अंदर कुछ फॉर्मूले इसके अंदर यूज होंगे, बहुत ही सिंपल है।
आपने शायद सुने में होंगे। कौन कौन से? जैसे ये है, एक है हमारा, अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में तो बोला जाता है पी बी पी, पी बी पी अपॉन एच एच बी। इसको याद करने का तरीका कैसे याद करते कोई? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। कोई ऐसे भी याद करता है, पंडित बोले प्रसाद, हर हर बोले। आपको जैसे कंफर्टेबल लगे वैसे याद कर सकते हो आप लोग, ठीक है। अगर बात करें हिंदी वालों के लिए, हिंदी वालों के लिए तो बहुत ईजी है। कौन सा उनके लिए? तो लाल बटा कक्का, ठीक है, ये हिंदी वालों के लिए। अब इसका यूज़ क्या है, इसका मीनिंग क्या है? मैंने शायद एक वीडियो पहले भी बनाया था, मैंने आपको मैथ में शायद बताया था मैंने आपको, कोई बात नहीं, वापस जान लो यहाँ पे। तो इनका मीनिंग क्या है? पी बी पी एच एच बी, इनका मीनिंग क्या होता है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, जैसे ये रहा राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या क्या होता है? 3 तो एंगल होते हैं, जैसे कि एक तो ये ए, ये बी और ये सी। इसमें राइट एंगल ट्राइंगल में 1 एंगल तो 90 डिग्री होगा हमेशा। अब साथ में क्या होंगे बच्चे भी, क्या होगी इसके साइड्स के बारे में क्या होगा? एक तो साइड होगी हाइपोटेनियस होगी, एक होगी बेस होगी, एक होगी परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ पे इनका मतलब यही है, पी का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर है, बी का मतलब क्या है? बेस है, और एच का मतलब क्या है? हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस कौन सी साइड होगी किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में? जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो होगी किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसको अपन बोलते हैं हाइपोटेनस। फिर भी अगर आपको नहीं पता चलता है, जो 90 डिग्री जो एंगल होता है ना, उसके सामने वाली जो उसके अपोजिट साइड जो होती है ना, उसी को अपन हाइपोटेनस बोलते हैं। तो ये हमारी कौन सी साइड हो जाएगी बच्चों? हाइपोटेनस, यानी एच, ये रहा एच, एच ही हो जाएगी, ठीक है, ये एच है, दिख रहा। अब इसके अलावा और क्या होगा? अब क्या क्या बच रहा है अपने? बी यानी कि बेस और पी यानी कि परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं? अब ऐसे नहीं कि ये सीधी वाली है तो इसको परपेंडिकुलर बोल देंगे, नहीं। आपको इसमें ये देखना है कि एंगल कौन सा कंसीडर किया जा रहा है। अगर एंगल बी कंसीडर किया जाता है तो बी को अगर आप थीटा सपोज करते हो, तो जिस एंगल को सपोज किया जाता है या फिर जिस एंगल को कंसीडर किया जाता है, उस एंगल के अपोजिट वाली जो साइड होती है ना बच्चों, उसी को बोला जाता है परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर। इस एंगल को कंसीडर किया तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, अगर इसको कंसीडर करते हैं तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। बट अभी अपन किसको कंसीडर कर रहे हैं? इसको, बी को कंसीडर कर रहे हैं। तो बी को कंसीडर किया तो इसके फ्रंट, इसके अपोजिट साइड कौन सी है? ये ए सी, तो ये हो जाएगी परपेंडिकुलर। और लास्ट जो बची हुई साइड होगी वो कौन सी होगी? बेस, ये बेस होगी, ठीक है। बहुत ही सिंपल है ना। अब ये हमारा फॉर्मूला रहा। अब इस फॉर्मूले के अंदर कौन क्या क्या होता है देखो आप। अगर मैं इसको एक बॉक्स में बना दूं, इसको डिवाइड करते जैसे ये और ये, देखो बीच वाला सबसे आगे वाला जो होता है ये वाला, इसको ये यूज़ किया जाता है साइन थीटा के लिए। किसके लिए? साइन थीटा के लिए। बीच वाला ये वाला जो होता है ये यूज़ किया जाता है कोस थीटा के लिए। ये वाला जो होता है ये किया जाता है टेन थीटा के लिए। इधर से अपोजिट चल लो, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? टेन का कोट। समझाता हूँ मैं, इसका फॉर्मूला लिखवा दूंगा मैं अभी। कोट, ये क्या हो जाएगा? सेक, और ये क्या हो जाएगा? कोसेक, ठीक है। इसको देखो और सिंपल लिखो आप। सिंपल में चलो यहाँ पे लिख दो, यहाँ लिख लो। सबसे पहले बात करें साइन थीटा की। इसका मीनिंग क्या है? साइन थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो? पी अपॉन एच, यानी कि फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा इज इक्वल होता है पी अपॉन एच। दूसरा, याद करने की जरूरत नहीं है, साइन का उल्टा क्या होता है? रेसिप्रोकल क्या होता है? साइन को अगर अपन उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा? कोसेक थीटा। क्या बनेगा बच्चों? कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा, उल्टा यानी कि एच अपॉन पी, क्योंकि साइन थीटा का उल्टा होता है ना, तो कोसेक थीटा हो जाएगा एच अपॉन पी। यहाँ पर समझो, देखो कोसेक थीटा क्या होगा? एच अपॉन पी। अब इसके बाद में नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कोस थीटा के बारे में। कोस थीटा देखो, बीच वाला कोस थीटा है ना, यानी बी अपॉन एच। कोस थीटा की जगह आप क्या ले सकते हो? बी अपॉन एच। और कोस थीटा के उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। रेसिप्रोकल होता है ना, कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा इसका उल्टा कर लो, एच अपॉन बी, ये हो गया। लास्ट वन टेन थीटा क्या होगा? पी अपॉन बी। ये टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल होगा पी अपॉन बी, पी अपॉन बी।
और tan थीटा का रेसिप्रोकल उल्टा क्या होता है, cot थीटा, ये cot थीटा, b/t। बहुत ही काम आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा फॉर्मूला है, इस चैप्टर के अंदर यही फॉर्मूला चलेगा अपना मेनली, ठीक है। और ये तो एक बार अपन को ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। तो अब आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों, अब फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर लिखा हुआ है द शैडो ऑफ ए वर्टिकल पिलर इज सेम द हाइट ऑफ पिलर देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। ध्यान रखना, इस वाली एक्सरसाइज के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए वो होगा आपका डायग्राम। आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए इसके अंदर। अगर इस क्वेश्चन का या फिर किसी भी क्वेश्चन अगर आप डायग्राम बना लेते हो तो ध्यान रखना आपका 50% वर्क आपका कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों को प्रॉब्लम क्या आती है, लैंग्वेज में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये वाली जो एक्सरसाइज है ना बच्चों, इसके अंदर मेन क्या लैंग्वेज ही है। आपको लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, और लैंग्वेज समझने में वैसा कुछ खास नहीं है, जैसा आपको बोला जाता है वैसा वैसा करना है आपको, बस जैसा बताया जा रहा है वैसा आप करते जाओ, पढ़ते जाओ और वैसा आप करते जाओ। कैसे, जैसे देखो द शैडो ऑफ ए वर्टिकल पिलर। अब देखो वर्टिकल पिलर किसको बोलते हैं, दो होते हैं, एक तो होता है हॉरिजॉन्टल, टू टाइप की लाइन होती है, एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइन जो ऐसी आडी होती है, इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। और एक होती है सीधी लाइन, खड़ी लाइन, जिसको बोला जाता है ऐसे, ऐसी वाली जो लाइन होती है इसको बोला जाता है वर्टिकल लाइन। क्या बोला जाता है बच्चों, वर्टिकल। ये वाली लाइन वर्टिकल और ये वाली लाइन हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो अभी क्या कह रहा है क्वेश्चन में, द शैडो ऑफ ए वर्टिकल पिलर। अब वर्टिकल पिलर कैसा होगा, कुछ ऐसा ही होगा, यहाँ पर बनाता हूँ जैसे कि पिलर ऐसे होगा वर्टिकल पिलर, ये वर्टिकल पिलर बना दिया हमने, ठीक है। अब आगे क्या कहता है, द शैडो ऑफ वर्टिकल पिलर। अगर पिलर की अगर शैडो बनती है, जैसे ये लैंड होगी, अब इसकी जो शैडो बनेगी या तो इधर या फिर उधर, वो डिपेंड करेगा कि सन किधर है। अगर सन को मैं इधर सपोज करता हूँ तो इसकी शैडो क्या बनेगी, इस साइड बनेगी। अगर सन इधर सपोज किया तो इसकी शैडो इस साइड बनेगी। तो मैंने मान लिया कि सन इधर है, तो अब इसकी शैडो किस साइड बनेगी, इस साइड बनेगी, ये शैडो इस साइड बनेगी। अब साथ में ये क्या कह रहा है कि द शैडो ऑफ ए वर्टिकल पिलर इज द सेम हाइट ऑफ पिलर, यानी कि जो शैडो है ना, ये शैडो हुई, शैडो यानी छाँव है ना, परछाई बोलते हैं शैडो को। तो ये जो शैडो है ये उतनी है जितनी इस पिलर की हाइट है, यानी इट मीन्स ये और ये दोनों क्या इक्वल है, सेम है, ये इक्वल है दोनों सेम। आगे क्या बोलता है, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। तो बताओ कि जो सन है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा। सन कहीं आपके इधर ही होगा, इस साइड ही होगा ना, इस साइड। तो अब सन के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन कैसा बनेगा, मैंने बताया कि इसके लिए ऑब्जर्वर किस साइड देख रहा होगा, ऊपर की ओर देखेगा तभी तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। तो ये बनाया मैंने लाइन ऑफ साइट, कि ऑब्जर्वर इधर से देख रहा होगा, ऊपर की ओर देख रहा होगा। तो जब ऊपर की ओर देखता है तब लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में बनने वाला जो एंगल होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो अब ये पूछा कि बताओ एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा सन का, यानी कि आपको ये थीटा निकालना है। थीटा कितना आएगा, ऑप्शन है आपके, ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, 45 है, 30 है, 60 है और 50 है। तो फाइंड करते हैं क्या आएगा। देखो ये एंगल कितना होगा बताओ, 90 होगा ना, क्योंकि वर्टिकल पिलर है तो सीधा खड़ा हुआ है, तो सीधा हुआ तो इसका मतलब उसका एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री। अब बच्चों ये है 90 डिग्री और हमको मालूम है, चलो इसको मैं सपोज करता हूँ ए, ये बी और ये सी। बच्चों हम जानते हैं कि कोई भी जो ट्राइंगल होता है ना उसके तीनों एंगल, ऑल थ्री एंगल का जो सम होता है ना वो कितना होता है 180। कितना होगा बच्चों 180, यानी ए प्लस बी प्लस सी कितना है, ए प्लस बी प्लस सी, एंगल कितना हुआ इनका 180। अब इसमें से हमको ये पता चल गया कि बी का कितना 90 डिग्री। अगर बी 90 होता है, बी 90 है तो बच्चों बताओ ये दोनों कितने होंगे, ए और सी, इन दोनों का सम कितना होगा, ए प्लस सी का सम कितना होगा बताओ 90 होगा ना 90, क्योंकि बी का अपन को पता चल गया, ए प्लस बी के मालूम चल गया आपको 90। तो ये 90 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इधर ए प्लस सी इक्वल टू 180 और 90 इधर लेकर आओगे तो माइनस 90। अब इसको माइनस कर लो तो यानी ए प्लस सी कितना जाएगा 90 डिग्री। ये तो ए प्लस सी का आया, अब हमको तो ए का चाहिए ना, तो ए का कैसे निकालेंगे। अब देखो क्वेश्चन पे जाओ, अब क्वेश्चन में ये बता रहा है कि ए बी और बी सी दोनों इक्वल है। अब ध्यान रखना बच्चों, अगर किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर कोई टू साइड अगर इक्वल होती है तो ध्यान रखना इन साइड के अपोजिट जो एंगल होते हैं ना वो भी इक्वल होते हैं।
यानी ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल कौन सा होगा, इसका अपोजिट एंगल कौन सा इस साइड के, ये, यानी ये एंगल, और इसका अपोजिट इस साइड का अपोजिट एंगल ये, यानी ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब ये दोनों इक्वल है तो क्या अब हम बता सकते हैं कितना होगा, ए कितना होगा, बता सकते हैं क्या, अब आप नहीं बता पा रहे हो फिर भी देखो, ए और सी इन दोनों के पास में 90 रुपीज़, कितने रुपए, 90 रुपीज़। ऐसे तो एंगल 90 है पर अपन रुपीज़ ले रहे हैं। ए और सी इन दोनों के पास में 90 रुपीज़ है। अब 90 में से अपन ये भी पता चल गया कि भाई दोनों के पास में बराबर बराबर रुपए, तो बताओ टोटल कितना होगा, मतलब कि एक के पास में कितना होगा, दोनों के पास मिला के 90 है और दोनों के पास में बराबर बराबर है, तो कितना होगा, अरे 2 से डिवाइड कर देंगे हम, तो ए इक्वल टू क्या जाएगा 90/2, तो 90 में अपन 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा 45। ठीक है, इसका सॉल्यूशन लिखना नहीं था अपन को, डायरेक्ट आंसर करना अपन को, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ ए सीधा 45 कर सकते हो। बाकी अगर आपको लिखना होता तो आप कर सकते थे यहाँ से ए प्लस सी दोनों इक्वल है ना, तो सी की जगह पे ए लिख देता है तो 90 हो जाता है। ए और ए कितना हो जाता है 2a बराबर 90, अब 2 अपॉन में आ जाता है, ये अपॉन में आ गया, ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, देखो बच्चों इसके बाद में नेक्स्ट सेकेंड नंबर क्वेश्चन ही देखो, क्वेश्चन के लैंग्वेज समझो और डायग्राम बनाते चलो। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 100 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। फुट यानी कि उसके पैर, मतलब है ना किसके, टावर के, टावर का पैर तो नीचे होगा, माथे पे थोड़ी ना होगा, नीचे होगा, तो मैंने ये टावर बना दिया, जैसे ये टावर है, ठीक है, ये टावर। अब ये क्या बोलता है कि इस टावर के फुट से 100 मीटर अवे, अवे यानी कि दूर, 100 मीटर अवे क्या है, एक पॉइंट है, यानी फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड हुआ, ग्राउंड विच इज़ 100 मीटर, जो कि 100 मीटर दूर है किससे, फुट ऑफ द टावर, यानी टावर के फुट से 100 मीटर दूर है, 100 मीटर इससे 100 मीटर दूर। तो यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया मैंने, ये ले लिया, ये पॉइंट, जो कि टावर से कितना दूर है, 100 मीटर दूर है, ये 100 मीटर। आगे क्या कहता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60। अब टावर का टॉप है ये, इससे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है, 60 डिग्री, और एंगल ऑफ एलिवेशन हमको मालूम है ऐसे ही होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना, ये एंगल ऑफ एलिवेशन, ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है, 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। तो अब आपको फाइंड करना है, देन फाइंड द टावर, देन हाइट ऑफ द टावर इज, कि इस टावर है इसकी हाइट क्या होगी, हाइट निकालनी है। अब आपको देखो बच्चों, अब अगर मैं इसको ट्रायंगल बनाऊं तो ट्रायंगल कुछ ऐसा बनेगा ना, इसका ट्रायंगल ये डायग्राम कुछ इसका ऐसे ही बनेगा, ये 60 डिग्री और ये 100 मीटर, ठीक है, इसको आप ए ले लो, इसको बी, इसको सी, ये कितना डिग्री एंगल होगा, 90 डिग्री। देखो अगर किसी भी ट्रायंगल में अगर आपको कोई भी साइड अगर आपको मतलब फाइंड करने के लिए दे, कोई भी चीज़ अगर आपको फाइंड करने के लिए बोल दे, तो ध्यान रखना आपको उसको फाइंड करने के लिए सिर्फ 2 थिंग्स चाहिए आपको। 2 वैल्यू अगर आपको मिल जाती है, अगर आपके पास में है तो आप तीसरी वैल्यू भी निकाल सकते हो, फिर वो चाहे कोई सी भी हो, तो आपके पास में 2 वैल्यू होनी चाहिए। तो क्या आपके पास में 2 वैल्यू है, क्या है, क्या क्या है, एक तो एंगल दे रखा है, एक आपको साइड दे रखी है। अगर 2 चीज़ मिल गई तो आप तीसरी भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पर आपको क्या क्या दे रखा है, पहले ये देख लो, इसको क्या बोलते हैं हम, हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस है ना, यहाँ हाइट नहीं है, ये हाइपोटेनियस है। और ये क्या हुआ आपके परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, और ये क्या हुआ बेस, ये बेस। यानी आपको बी की वैल्यू दे रखी है, एंगल दे रखा है। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी, पी की, किसकी वैल्यू निकालनी, पी की, पी यानी कि हाइट है ना। अब यहाँ पर कन्फ्यूज मत होना, एच पी का मतलब है या हाइट, परपेंडिकुलर निकालना आपको। अब इसके अलावा मैंने आपको एक फॉर्मूले की भी यहाँ पर लिस्ट बनाई थी, ठीक है, याद है, जिसका फॉर्मूला था इधर इधर बड़ा से लिखा था पी बी पी और एच एच बी। अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे कि कौन सी वैल्यू दे रखी है और कौन सी वैल्यू निकालनी है आपको, कौन सी साइड दे रखी, बी दे रखी, और निकालना क्या है, पी, पी निकालना ना आपको। यानी कि आपको इस पूरे फॉर्मूले में ऐसा देखना है जो किस किस के बीच में रिलेशन हो, बी और पी, बी और पी आ रहा हो। तो इस पूरे में देखो बी और पी कहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है, इस वाले पोर्शन, ये वाला जो थर्ड वाला पोर्शन है ना, इसमें आ रहा है, देखो पी और बी आ रहा है, क्या आ रहा है, इसी में आ रहा है। तो ये वाला जो पोर्शन होता है ये किसके लिए यूज होता है, ये फॉर्मूला किसका बनता है, टेन थीटा का बनता है ना, लास्ट में टेन थीटा बनता है। तो टेन थीटा क्या होता है आपके, इधर लिखता हूँ मैं,
टेन थीटा, चलो इसको आगे कर लेंगे। यहाँ पे पहले देखो आपको देख क्या रखा है, गिवन क्या है, गिवन दे रखा है, एक तो आपको बेस दे रखा है बी की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 100 मीटर, और एंगल दे रखा है आपको थीटा 60 डिग्री, और निकालना क्या आपको ये पी यानी कि हाइट है ना, देखिए मैं लिख देता हूँ हाइट, ये आपको फाइंड करनी है। तो अब अपन को फॉर्मूला कौन सा लगाना है, पी और बी वाला। पी और बी क्या बनता है, टेन थीटा बनता है ना, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा पी अपॉन बी, टेन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 60, लिख दो टेन 60, पी की वैल्यू दे रखी है क्या आपको, नहीं पी तो अपन को निकालना है, कोई बात नहीं ऐसे रहने दो, और बी अपन को दे रखा है 100, ये 100। अब आगे टेन 60 की वैल्यू क्या होती है, आ गई वापस टेबल हमारी ट्रिग्नोमेट्री वाली। पहली जो वीडियो थी ना हमारी, इससे मतलब 2000 एक प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने 2021 वाली एक प्लेलिस्ट बना रखी मैथ सब्जेक्ट की। उसके अंदर जो सबसे पहली वाली जो वीडियो है ना, उस वीडियो के अंदर मैंने एक टेबल बनाना सिखाया था पूरी की पूरी, जिसके अंदर बताया था साइन 60 की, साइन 90, 30, 10, 30, 45 सब की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से बताया था। तो आप उस वीडियो को देखना, अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर आप क्लिक कर लेना, यहीं पे आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो उस वीडियो से आपको मालूम चल जाएगा। तो आपको क्या करना है, उस टेबल का देखो, उस टेबल में प्रैक्टिस करना पहले एक बार। अब उसके बाद उस टेबल में देखो कि 1060 की वैल्यू कितनी होती है, 1060 की वैल्यू होती है बच्चों √3, और इधर p अपॉन 100। अब वैल्यू किसकी निकालनी, p की वैल्यू चाहिए, तो इसके अपॉन वाली वैल्यू को हम क्या करेंगे, इधर ट्रांसफर कर देंगे। अगर कोई वैल्यू डिवाइड में है तो क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई में आ जाती है। तो आप क्या लिख सकते हो इसको, p = 100√3, और क्या आपके किस में आ रहा है, मीटर में है ना, तो ये मीटर, और यही बच्चों आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट वाला ये ए वाला ऑप्शन है, वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में अपन इतना ही करते हैं। बाकी इसके अलावा 2 क्वेश्चन है जो आप ट्राई करना, आपको होमवर्क देता हूँ मैं। एक तो है 11 होमवर्क, यहाँ पे लिखता हूँ, ऐसे ही ट्राई करना, होता तो अच्छी बात है, नहीं होता मैं बताऊँगा। 11 और 14 ये 2 क्वेश्चन आप ट्राई करना बच्चों, मुझे भरोसा आप कर लोगे, कोशिश करना, नहीं आएगा तो मैं बताऊँगा आपको। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और अपने फ्रेंड के साथ में भी शेयर करना। तो ओके, बाय एंड टेक केयर।